हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म और यूरोपीडिया ऑनलाइन जो हमारा पार्टनर है इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा ये आज का जो वीडियो है बच्चे वो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स के लिए। जो बच्चे हरियाणा के लिए चाहे वो जेई चाहे वो एई के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो है। और मेरा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये अभी रिसेंटली जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट किया था 27 अगस्त 2023 को। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव था और पेपर 2 सब्जेक्टिव था। तो जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई किए होंगे वो सब्जेक्टिव भी लिखे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी आपके सवाल हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हाईवे इंजीनियरिंग से, उन क्वेश्चन के साथ में आया हूँ। और किस तरह से आपको आंसर फ्रेम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो किस स्टेट में आंसर रह सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और इसके साथ पेपर 2 जो था, जो सब्जेक्टिव पेपर था जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर। तो बच्चे आपको वो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, क्योंकि राइटिंग स्किल भी मैटर करता है। आप किस तरह से चीज़ों को फ्रेम कर रहे हो, कैसे आप लिख रहे हो, आपकी राइटिंग कैसे है, आप डायग्राम कितने बना रहे हो, ये भी हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट हम इसको आज सॉल्व करेंगे, राइट। और ये हमारा आज से एक वीडियो सीरीज ये लॉन्च हुआ है। तो अभी इस एग्जाम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट वाइज हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो यूरोपीडिया उनके आपको सॉल्यूशन देगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको देगा और आपको उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्रेम होता है। पहला ये स्टार्टिंग पेज है। तो इसमें ना क्लियरली मेंशन होता है, एग्जामिनर बोलता है कि अगर कभी भी किसी भी सवाल के अंदर कोई एरर या त्रुटि पाई जाती है तो हमेशा जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा होगा वो मान्य होगा, ठीक है। तो तैयार रहना आप इस चीज के लिए। चलिए ये मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो जिन जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा डेफिनेटली दे गो थ्रू द क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट से, राइट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट किया गया है एक सोक्ड सबग्रेड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अच्छा, इसने यहाँ पे लिखा है कि प्लेट लोड टेस्ट है और मॉनसून सीजन में यहाँ पे सैंपल लिया गया है बच्चे। इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पे मॉइस्चर करेक्शन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आपको लिख के दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका सैंपल लिया गया है ना, ये देखो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, इट मींस कि कोई भी यहाँ पे मॉइस्चर करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप समर में टेस्टिंग करते हो, राइट, तो समर में क्या होगा, सॉइल में मॉइस्चर कम होगा और उस वक्त जो सॉइल का आपने सबग्रेड रिएक्शन निकाला होगा, हम देखेंगे सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, वो आपको कुछ ज्यादा निकल के आएगा। मतलब इसमें एक प्लेट होता है बच्चे जिसको आप स्टैंडर्ड 0.125 सेंटीमीटर या 1.25 mm पेनिट्रेट करवाने के लिए कितना आप लोड लगा रहे होते हो, आप वो लोड निकालते हो। तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व ड्रॉ किया जाता है और उस लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व की हेल्प से आप मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो प्रेशर कितना आप लगाओगे प्लेट के ऊपर, एक स्टैंडर्ड डिफॉर्मेशन या सेटलमेंट क्रिएट करने के लिए जो आप फ्रेम करते हो बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे मॉनसून सीजन बोला हुआ है तो आपको करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। और साथ में ये बोल रहा है जो प्लेट यूज की जा रही है वो 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाली है। हाईवे में जो प्लेट है वो सर्कुलर प्लेट होती है और जो आप सॉइल इंजीनियरिंग में भी ये प्लेट लोड टेस्ट पढ़ते हो तो वहां पे आपको स्क्वायर प्लेट मिलेंगी, ठीक है। तो दो साइज की प्लेट हमारे पास जनरली होती है। अगर बात करें मतलब और भी साइज होते हैं, तो सबसे छोटी जो प्लेट होती है ना, लेट मी करेक्ट, 30 सेंटीमीटर वाली जो प्लेट है वो सबसे छोटी है और 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर डाया वाली जो प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट है, जिसको हम स्टैंडर्ड प्लेट भी बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड प्लेट साइज इन द प्लेट लोड टेस्ट, देन आंसर विल बी द 75 सेंटीमीटर, राइट। इस प्लेट की जो थिकनेस होती है वो 1 इंच है। 1 इंच मतलब 25.4 mm। तो आप 25 mm के साथ आगे बढ़ सकते हो, फाइन। अच्छा, अब माइल्ड स्टील की बनी होती है एडिशनल चीज जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम लोड सेटलमेंट कर्व द लोड वैल्यू P1 corresponding to the load settlement value of 0.125 सेंटीमीटर इज 1490 kg। 1490 किलोग्राम आपको लोड दिया है 0.125 सेंटीमीटर सेटलमेंट के कोरोस्पॉन्डिंग में। अब ये साथ में क्या बोल रहा है देखो, और यहाँ पे आपको दे दिया मॉडुलस ऑफ द सबग्रेड रिएक्शन के फॉर द स्टैंडर्ड प्लेट ऑफ डायमीटर 75 सेंटीमीटर। मतलब देखो दो करेक्शन लगाई जा रही हैं प्लेट लोड टेस्ट के डाटा के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। पहला जो करेक्शन होता है, पहले करेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे साइज ऑफ प्लेट करेक्शन, और क्वेश्चन उसी के ऊपर है साइज ऑफ प्लेट करेक्शन। साइज ऑफ प्लेट करेक्शन का क्या मतलब है कि अगर आपने 30 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, और भी साइज की प्लेट हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपने स्टैंडर्ड प्लेट यूज ना करके कोई दूसरे साइज की प्लेट यूज करी है
और उस प्लेट के रिस्पेक्ट में आपने सॉइल का सबग्रेड रिएक्शन लिखा है के, जो डिफाइन होता है बच्चे P बाई डेल्टा। P होता है प्रेशर, कितना प्रेशर हमें चाहिए पड़ेगा प्लेट को 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर सेटल करवाने के लिए। स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोडल वैल्यूज है ये, राइट, ध्यान रखना। तो बच्चे ये आपने यहाँ पे के निकाला, अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो प्रेशर किस में होगा, प्रेशर होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, एमपीए में भी आप कोड कर सकते हो, और सेटलमेंट आपका एमएम या सेंटीमीटर में, तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपको यूनिट मिल जाएगा, या बोल सकते हो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ये इसका यूनिट है। तो कई बार ना आप यूनिट दे के भी चीजों को अंडरस्टैंड करो, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आपको डाटा क्या दे के रखा है तो आप बाय यूनिट भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपको मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का वैल्यू गिवन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने जो के निकाला ना वो 30 सेंटीमीटर साइज वाली प्लेट से निकाला, ठीक है, अब उसको 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब दोबारा तो टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक हैवी असेंबली होती है, कॉस्टली टेस्ट होता है, ये आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो ये प्लेट लोड टेस्ट का फिगर अगर आपको कभी साइड के ऊपर दिखता है कि बहुत सारे सैंड के बैग रखे हुए हैं तो बेसिकली वो प्लेट लोड टेस्ट ही किया जा रहा होता है। अब प्लेट लोड टेस्ट किस लेवल पे कंडक्ट करते हैं, तो आंसर है कोड बोलता है कि जिस लेवल पे आपने फाउंडेशन को प्लेस करना होता है उस लेवल पे आप ये प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हो, राइट। सेकंड, देखो हाईवे में ना हम हर लेयर पे प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो जैसे सबग्रेड के टॉप के ऊपर प्लेट लोड टेस्ट होगा, ठीक है, अगर आपका WMM है, वेट मिक्स मैकेडम है, उसके टॉप पे प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो अगर आपका वीरिंग सरफेस है उसके टॉप पे भी ये प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो मतलब डिफरेंट लेवल पे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे शो किया गया है। अब देखो यहाँ पे ना आपको नहीं दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे, ओके लेट मी शो यू अनदर फिगर, जो कोड में यहाँ पे फिगर गिवन है, ये देखो आप कुछ इस तरह का हमें फिगर गिवन है कोड के अंदर, ठीक है जी, ये हमें फिगर गिवन है कोड के अंदर। तो ये हमारे पास एक प्रूविंग रिंग है, दिस इज प्रूविंग रिंग, ठीक है, और ये हमारा जैक हो गया हाइड्रोलिक जैक, 15 टन इसकी कैपेसिटी होती है मिनिमम, राइट। नाउ यहाँ पे 3 डायल गेजेस लगती हैं, हमारे पास जो प्लेट है वो सर्कुलर प्लेट है, गौर करना, तो मिनिमम 3 डायल गेजेस हैं। कोड बोलता है आप 4 लगा लो, 5 लगा लो, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 यहाँ पे डायल गेजेस लगा रहे हो तो ईच एंगल कितना हो गया, 120 हो गया क्या, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सेटलमेंट मेजर करना चाहते हैं। हो सकता है किसी एक साइड से जो प्लेट का सेटलमेंट है वो ज्यादा हो और दूसरी साइड से प्लेट का सेटलमेंट कम हो, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग हियर मिनिमम 3 डायल गेजेस। तो जब आप लोड लगाओगे इस हाइड्रोलिक जैक से, अब हाइड्रोलिक जैक से लोड कैसे लगता है, तो आप इस लोड को, ये वाला जो लोड है, लोड बोलने मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ऊपर लिखा ना लोड रिएक्शन बीम, इसके ऊपर मान लो सैंड के बैग रखे हुए हैं, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सैंड के बैग हैं या यहाँ पे कंक्रीट के क्यूब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये लोड है, इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, ग्राउंड में, किसके थ्रू जाएगी, ये प्लेट रखे हैं और यहाँ पे सीरीज में प्लेट रखी जाती है। ये IS कोड से उठाया हुआ पिक्चर है, IS 1888, ठीक है, और यहाँ पे चेक करो, तो कोड बोलता है कि जब आप प्लेट रख रहे हो ना, सबसे नीचे आपकी स्टैंडर्ड प्लेट है जनरली, लेकिन हमने यूज नहीं किया स्टैंडर्ड प्लेट, तो उस प्लेट को रखने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे 25 mm थिक, ये मैक्सिमम थिकनेस है, आप यहाँ पे सैंड रखो। ऐसा इसलिए कि प्लेट का जो सेटलमेंट हो वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और इसके लिए कोड बोलता है कि आप सीटिंग लोड भी अप्लाई करो। सीटिंग लोड का मतलब होता है कि प्लेट को सॉइल के कॉन्टेक्ट में लेके आना प्रॉपरली, और जो सीटिंग लोड की वैल्यू होती है ना वो 320 किलोग्राम है, 320 kg। 75 सेंटीमीटर डाया की अगर प्लेट यूज करोगे ना तो 320 kg ये लोड स्पेसिफाइड है, दैट इज काइंड ऑफ द सीटिंग लोड। सीटिंग लोड का सिंपल ये मतलब है कि आपने प्लेट को ना मिट्टी के कांटेक्ट में लेके आना, प्रॉपर्ली बिठाना हो गया, आप ये भी बोल सकते हो, राइट, दैट इज द सीटिंग लोड। क्लियर। नाउ अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रेशर में भी, तो जो सीटिंग लोड लगा ये 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के ऊपर लगा, 5 इज द डायमीटर, तो कन्वर्ट कर सकते हो कि आपने कितना सीटिंग प्रेशर अप्लाई किया, जेई में पूछा है आपसे, तो लोड कितना है 320 किलोग्राम अपॉन π/4 इंटू 75 का स्क्वायर करोगे तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा। आर यू गेटिंग। तो कई बार तो आपसे वो प्रेशर की वैल्यू भी पूछता है। तो यहाँ पे ना और भी देखो प्लेट्स रखी जाती हैं सीरीज में, ठीक है, तो ये प्लेट का कितना सेटलमेंट हो रहा है सॉइल के अंदर, ये सेटलमेंट को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायल गेज। और जैसे मुझे
लोड मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोड के ऊपर मेरा जो सेटलमेंट ऑफ प्लेट होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व ड्रॉ किया जाएगा। हमें कब पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट लोडिंग यहाँ पे देना है, तो एक रेट दिया हुआ कोड के अंदर कि आपको इस रेट के साथ लोडिंग अप्लाई करनी है या इतने सेटलमेंट के बाद आपको लोड बढ़ाना है। फाइन, चलिए, तो अभी फिलहाल इसने न्यूमेरिकल आस्क किया है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो क्या डाटा गिवन है, डाटा क्या गिवन है, देखो जरा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन बताओ स्टैंडर्ड प्लेट ऑफ 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के लिए। तो यहां पे ना हम एक रिलेशन लेके चलते हैं के 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के लिए जो आपने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाला इनटू 75 सेंटीमीटर, ये डाया हो गया प्लेट का, शुड बी इक्वल टू के 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो बच्चे हमारे पास ना एम्पेरिकल रिलेशन होता है एक, अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है, एम्पेरिकल रिलेशन है, ठीक है। तो आप कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज कर रहे हो ये मैटर करेगा। तो जनरली जो एम्पेरिकल रिलेशन है इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ। तो जो एम्पेरिकल रिलेशन से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल के आता है ना डेल्टा, अगर मैं बात करूँ डेल्टा की, देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज 1.18। मैं यहाँ पे फ्रेम कर दे रहा हूँ इसको साइड में। ये देखो ये फॉर्मूला कैसे बना ये बता रहा हूँ। डेल्टा इक्वल टू 1.18, आपने कभी ना कभी जरूर गो थ्रू किया होगा इसको, P इंटू ए अपॉन ई। ई हो गया यहाँ पे सॉइल की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हो गया, दिस यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ द सॉइल, इसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जैसे सॉइल वेरी करेगा तो ई वैल्यू वेरी करेगा, राइट। 1.18 कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ दिस डेल्टा इक्वल टू 1.18, दिस द ई वैल्यू ऑफ द सॉइल इंटू पी इंटू ए। ए यहाँ पे रेडियस ऑफ द प्लेट है, दिस स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ प्लेट। तो रेडियस कैसे लिखोगे, डायमीटर का आधा होगा क्या, वी कैन राइट द हाफ ऑफ द डायमीटर इज नथिंग बट द रेडियस, राइट। अब एक चीज चेक करो, के क्या होता है, व्हाट इज के, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि के इक्वल टू पी बाई डेल्टा, आर यू गेटिंग। और अगर मैं यहां से p बाई डेल्टा निकालना चाहूं, कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द p बाई डेल्टा। तो p बाई डेल्टा कितना हो गया, e अपॉन 1.18, और ये a आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, राइट। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं इंटू 1/a इक्वल टू p बाई डेल्टा, इज इट ओके। और p बाई डेल्टा क्या हो गया, p बाई डेल्टा k हो गया क्या, आर यू गेटिंग। ये p बाई डेल्टा क्या बन गया, मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया, k हो गया, k होता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। और ये कांस्टेंट हो गया क्या, ई सॉइल की प्रॉपर्टी है, फॉर अ गिवन सॉइल कांस्टेंट होगा जब तक सॉइल चेंज नहीं होगा। 1.18 तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, टेल मी कैन आई राइट इट लाइक दिस वन, कि जो प्रोडक्ट है दिस मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इनटू रेडियस ऑफ द प्लेट, ये कांस्टेंट हो गया क्या, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, आर यू गेटिंग। तो अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि K 75 इंटू दिस डायमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट, तो 75/2 हो गया बेसिकली रेडियस अगर मुझे लिखना है, तो इक्वल टू कांस्टेंट, आर यू गेटिंग। सिमिलरली अगर मुझे 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो K 30 इंटू 30/2, क्योंकि यहाँ पे रेडियस लिखना है, अगेन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, करो इक्वेट, K 75 इंटू 75/2, गौर करना, इक्वल टू K 30 इंटू 30/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा हमने रिलेशन कर लिया, K 75 इंटू 75 इक्वल टू K 30 इंटू K 30, वे भी रोड यहाँ पे लिखा, देखो समझ रहे बात को। लेकिन IRC बोलता है कि अगर आपने 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में K निकाला है, तो 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में जो K होगा ना, वो सीधा सीधा आपने आधा कर देना जो भी आपको 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में K मिला है। लेकिन क्वेश्चन में इसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि एज पर द IS कोड, थ्योरेटिकल आपको आंसर करना था, ठीक है। तो लगा लो यहाँ पे वैल्यूज, K 75 पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो। तो K 75 इक्वल टू K 30 कितना गिवन है, 1400, गौर करना लोड गिवन है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, 1490, ये तो हो गया लोड अपॉन एरिया, तभी तो प्रेशर बनेगा, π/4 इंटू कितना है 30 का स्क्वायर, समझ रहे बात को, क्योंकि ये केजी में है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बन गया प्रेशर, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, तो इसको आप अलग से निकाल लो पहले,
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो K30 इक्वल टू P बाई डेल्टा, और P होगा यहाँ पे लोड अपॉन एरिया। लोड गिवन है 1490 और एरिया कितना हो गया पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड जो आपको वैल्यू गिवन है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द दिस सेटलमेंट इज 0.125 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको लिख दूं कुछ ऐसा, कैन आई राइट इट 125 अपॉन 1000, वो 1000 चला गया ऊपर। अब सॉल्व करना है, इतनी आसानी से तो आप बनोगे नहीं एसडीओ, सॉल्व करना पड़ेगा राइट। तो 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 कर लो, पाई बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई की वैल्यू 3.142, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 है क्या, मान लो यहाँ पे 3 हो गया, टेंटेटिवली आपको आंसर मिल जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द आंसर, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर। तो K30 आपको मिला, तो आपने यहाँ पे K30 पुट किया, इसके साथ यहाँ पे 0.125 सेंटीमीटर भी है, जस्ट होल्ड डाउन, या 0.125 सेंटीमीटर भी है, इनटू इज 30, बस सॉल्व करो। तो इसको फिर आपने बाद में क्या करना है, 75 जो सेंटीमीटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना आपको काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको 90 सेकंड तो लगेंगे आराम से, मतलब आपको 1.5 मिनट लगेगा, समझो बात को, क्योंकि 120 मिनट आपको दिए जा रहे हैं और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जामिनर भी आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 60 सेकंड से ज़्यादा का समय दे रहा है, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, इसका जो आंसर निकल के आता है, आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, कर लोगे सॉल्व, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो कैलकुलेशन करना आपने पाई बाय 4 अपॉन 30 का स्क्वायर, ओके, और मल्टीप्लाई कर लो इसको 0.125 से सेंटीमीटर के अंदर है, ध्यान रखना है, राइट। और जो आपको लोड गिवन है वो 1490 kg गिवन है, और 30 अपॉन 75 ये आपका 0.4 आता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 30 को 75 से भाग करोगे ना तो 0.4 आएगा ये, ठीक है। 15 2 30, 15 5 75, 2 को 5 से भाग करोगे तो 0.4 आएगा, ठीक है जी। तो उसने उसका आपने जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना K30 की, उसका आपने 40% ही उठाना है, ये बोलने मतलब है, क्लियर। देखो जरा जल्दी से कितना आ रहा है आंसर, चलो इसको सॉल्व करो। चलिए इसको आप सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखो ये थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, और जब हमने YouTube के ऊपर इसका सोल्यूशन भी फ्रेम किया था तब भी मैंने आपको वहां पे बताया था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग साइंस, ये जो आपको साइंस गिवन है इसमें से कौन सा वार्निंग साइन है, विच इज द वार्निंग साइन, इसमें से कौन सा साइन है जो वार्निंग साइन है, राइट। नो पार्किंग, राइट टर्न अहेड, हेयर पिन बेंड लेफ्ट, रूट मार्कर साइन, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ऑप्शन ई फिल करना पड़ेगा, जिन्होंने पेपर दिया वो सभी को पता होगा, राइट। अब देखो, अब देखना जरा, इसमें ना मैं आपको कुछ मैनुअल्स दिखाना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू शो द डायरेक्ट मैनुअल्स, ज्यादा समय ना यहाँ पे गवाते हुए मैं आपको यहाँ पे मैनुअल शो करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू शो द मैनुअल्स, सो लेट मी शो यू मैनुअल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ही पूछ रहा है कि पीक आर फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है पीक आर फैक्टर। तो पीक आर फैक्टर जनरली रेशियो है, दिस इज वॉल्यूम टू फ्लो रेशियो। अगर मैं डायरेक्टली पहले आंसर की बात करूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीक आर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू फ्लो। आर यू गेटिंग। चलिए अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहूँ कि पीक आर फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, तो बच्चे जो पीक आर फैक्टर होता है ये कंपेयर करता है जो ट्रैफिक वॉल्यूम है ड्यूरिंग द 15 मिनट बिजिएस्ट वे, मतलब जो आपका बिजिएस्ट आर होगा ट्रैफिक में, उसका 15 मिनट में आपने जो भी यहाँ पे ट्रैफिक का काउंट किया है उसको लिखा जाएगा, फाइन। सो इट कंपेयर्स द ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग द बिजिएस्ट 15 मिनट ऑफ द पीक आर, और किसके साथ, विद द टोटल वॉल्यूम, उस पीक आर में जितना भी रहा होगा बच्चे। तो ये जो आपका पीक आरली जो फैक्टर होता है, दिस इज अ रेशियो ऑफ किसका, टोटल आरली वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया ही हुआ है ऑप्शन ए के अंदर, टोटल
आवरली वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में होता है यहाँ पे आपका जो 15 मिनट का इंटरवल दिया हुआ है ना, पीक 15 मिनट, पीक 15 मिनट वॉल्यूम विद इन द आर। समझ रहे बात को? लेकिन इन्होंने सीधा ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल फ्रेम नहीं किया कि आपको न्यूमेरिकल बताना है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये सब्जेक्टिव का है। दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भाई जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा पेपर नंबर 1 वही पेपर नंबर 2 में गए हैं। तो पेपर नंबर 2 जो बच्चों का बहुत सारा क्वेरी आ रहा है कि सर सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इस सवाल के अंदर आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताओ क्या होगा इन डिटेल्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्मूलेज। तो यहाँ पे फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप फिगर भी ड्रॉ करें बच्चे, और आपको यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेशन शो करना है, राइट। तो इसमें ना देखो, अगर मैं बात करूँ कि खाली लिखने से काम नहीं होगा, 5 नंबर का सवाल है, तो इसमें राइटिंग स्किल भी आपकी मैटर करेगी। आप किस तरह से क्वेश्चन सवाल का आंसर लिखते हो ये मैटर करेगा। आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो या आप बिल्कुल एक पैराग्राफ बना के लिख रहे हो जिसको रीड करने में एग्जामिनर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं, और साथ में आप कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को लिख रहे हो बच्चे, तो इससे आपको फायदा होगा, राइट। और जैसा कि बच्चे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम एक कंप्लीट जो हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दैट, राइट। देखो बच्चे, इस क्वेश्चंस के जो आंसर है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और 9 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट, दे कैन ज्वाइन विद अस, राइट। चलिए, तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, जो एक सब्जेक्टिव सवाल पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15A, और बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को इन डिटेल्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को आपने डिटेल में यहाँ पे बताना है कि क्या होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चे, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, हम इसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, सभी इसी के नाम है, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। इसका जो दूसरा नाम है वह है एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, या बच्चे आप इसको बोल सकते हो नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। जो दूसरा नाम है इसका नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। अच्छा, ये साइड डिस्टेंस क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, हाउ विल यू डिफाइन द साइड डिस्टेंस। चलिए ये भी देख लेते हैं बच्चे कि साइड डिस्टेंस क्या होता है। अब देखो, जैसे आप ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ये मान लो रोड है, फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइवर, अपनी गाड़ी चला रहे हो, और ये मान लो ड्राइवर है और ये ड्राइवर का आई लेवल है, ठीक है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए या स्टेशनरी, मतलब किसी मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जिसकी जो हाइट है रोड सरफेस से वो है 0.15 मीटर, मतलब आप किसी 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पाओ, ऐसी पोजीशन में आएगा ड्राइवर, और आते वो क्या करेगा, ब्रेक लगाने की सोचेगा। आर यू गेटिंग? तो जो आपको ये डिस्टेंस चाहिए पड़ता है रोड के ऊपर, सो दैट आप अपने व्हीकल को इफेक्टिवली रोक सको विदाउट एनी कोलिजन, इसे हम बोलते हैं बच्चे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दिस इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, मान लो आगे वो गाड़ी है जो खराब हो गया है, ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाना कोई इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है कि आपने देखा ऑब्जेक्ट को और ब्रेक लगा दिया, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें समय लगता है, ठीक है। और ये जो ब्रेक्स रिएक्शन टाइम बच्चे हमें जो गिवन है, ब्रेक रिएक्शन टाइम, ये बच्चे हमें गिवन है एज पर IRC 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी। गौर करना, ध्यान सुनना जरा, अगर आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल रहे हो। अच्छा, अब देखो जरा, आप ड्राइवर और गाड़ी चला रहे हो, तो कोड बोलता है IRC 73, ये बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम PIEV थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कितना समय चाहिए पड़ेगा आपको ये सोचने में कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, तो ये थ्योरी का यूज़ किया गया।
उसके बिहाफ के ऊपर टाइम निकाला गया। तो बच्चे पी का मतलब होता है परसेप्शन। तो सबसे पहले आप कंडीशन को परसीव करोगे, देखोगे किस तरह की सिचुएशन है आगे, ठीक है। आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन, पी हो गया परसेप्शन, तो आप कानों से सुनोगे या आंखों से देखोगे, राइट। तो परसेप्शन आपने कंडीशन परसीव किया, उसके बाद ब्रेन विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन अहेड, दैट इज इंटेलेक्शन होगा। और इंटेलेक्शन ये ब्रेन के अंदर होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। अब भाई आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद इमोशन, मतलब आपने जैसे ही सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, हो सकता है आपको सामने वाली जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो देख के गुस्सा आ रहा है, ठीक है। सामने वाला क्या करे, आगे वाला क्या करे, बार बार ब्रेक लगा रहा है तो आपको परेशान कर रहा है वो, तो आपको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। या हो सकता है कोई हादसा हुआ हो जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आर यू गेटिंग इमोशन। और फाइनली आपका जो ब्रेन होगा वो आपके हाथ और पाँव को, हाथ या गाड़ी चला रहे हो तो पाँव होगा, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो हाथ होगा, तो आपके हाथ या पाँव को सिग्नल दिया जाएगा बाय ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कि आपको ब्रेक लगानी है। समझे बात को। तो कोई एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और आईआरसी बोलता है नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आप 0.5 सेकंड्स में ये डिसाइड करें। नॉर्मल सिचुएशन बोला मतलब आप एडल्ट हो, आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, राइट, आपने ड्रिंक और ड्राइव नहीं किया है, इससे ब्रेन का जो प्रोसेसिंग होता है वो स्लो हो जाता है। तो आईआरसी बोलता है आप आधे सेकंड में डिसाइड कर लोगे आपको ब्रेक लगाने की नहीं लगानी है। समझे बात को। और अगर हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो डिज़ाइन में हम 2 सेकंड लेके चलते हैं, और वही अगर मुझे यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा बच्चे, तो आईआरसी बोलता है कि मैं 2.5 सेकंड लेके चलूंगा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में 0.5 सेकंड में डिसाइड कर लेता है ड्राइवर, और एक्सट्रीम कंडीशन में 3 to 4 सेकंड चाहिए होते हैं, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, कोई सीनियर सिटीजन यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आईआरसी ने बोला कि 2.5 सेकंड में कंसिडर करता हूँ सेफ रहेंगे, राइट, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए यही जो रिएक्शन टाइम है वो 2 सेकंड है, फाइन। लेकिन बच्चे जब आप स्पेस हेडवे निकालते हैं ना तो ये टाइम अलग है फिर, ठीक है, सेम नहीं है, ध्यान रखना। वहां पे आप 0.7 सेकंड लेके चलते हो, क्लियर। अब देखो ये जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये 2 चीजों से मिलके बना हुआ है। पहला है लैग डिस्टेंस और दूसरा है यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस। गौर करना, पहला है लैग डिस्टेंस और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब देखो आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि लैग डिस्टेंस क्या है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 क्या करोगे, आप क्वेश्चन का जब आंसर करोगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करो। हाउ विल यू डिफाइन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिख लिया आपने, बाय डेफिनेशन की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद बच्चे फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मैथमेटिकली आप फ्रेम कर दो कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो 2 चीजों का सम है, लैग डिस्टेंस जिसको हम एलजी से डिनोट कर रहे हैं प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जिसको मैं एलबी से लिख दे रहा हूँ। एलजी क्या हो गया, यहाँ पे एलजी हो गया लैग डिस्टेंस। तो मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये नीचे आ रहा है, इधर गौर करना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका नीचे आ रहा है इधर, क्लियर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसको इधर फ्रेम कर लो, ये। अब लैग डिस्टेंस एलजी से फ्रेम कर दो, ब्रेकिंग डिस्टेंस को एलबी से मार्क कर दो। एलजी इज द लैग डिस्टेंस, एलबी इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, फाइन। अब जब मुझे यहाँ पे लैग डिस्टेंस निकालना होगा, आप इसको भी अलग से कैलकुलेट करो बच्चे, क्योंकि 5 नंबर आपको तभी मिलेंगे लैग डिस्टेंस, ठीक है। अब लैग डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो जब ये ड्राइवर सोच रहा होता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिखो पहले। लैग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऐसा लिखो, इट इज अ डिस्टेंस ऐसा लिखो आप, इट इज द distance traveled by vehicle during brake reaction time. It is the distance traveled by the vehicle during brake reaction time. तो लैग डिस्टेंस क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द ब्रेक रिएक्शन टाइम, राइट। ये डिस्टेंस लिखा इधर, तो ये वो डिस्टेंस है जो गाड़ी ने ट्रेवल किया है ड्यूरिंग द ब्रेक रिएक्शन टाइम, क्लियर।
इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द ब्रेक रिएक्शन टाइम। अब कितना होगा बता सकते हो क्या? अब देखो जो गाड़ी है वो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, आपको फिगर ड्रॉ करना है। लेट दिस बी द स्ट्रेच्ड रोड और लेवल रोड, और ये हमारा व्हीकल है, मान लो ये गाड़ी है और ये यहाँ पे किसी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, मान लो जो स्पीड है वो स्मॉल v है मीटर पर सेकंड के अंदर, राइट। नाउ अब आगे कोई ऑब्जेक्ट है और ड्राइवर ने सोचा उसको ब्रेक लगानी है, तो कितना समय लेगा गाड़ी या ड्राइवर कितना समय लगेगा? तो 2.5 सेकंड। लेकिन देखो जब आपको क्वेश्चन में ना रिएक्शन टाइम गिवन है, आपको 2.5 सेकंड लेके उसको सॉल्व नहीं करना है, तो जो भी रिएक्शन टाइम आपको गिवन होगा सेकंड्स के अंदर आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है, राइट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हीकल ने, कैन यू टेल मी? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो गया क्या? एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल? स्मॉल v हमने फ्रेम किया मीटर पर सेकंड के अंदर, राइट। और टाइम रिएक्शन टाइम हो गया, स्मॉल v जो मीटर पर सेकंड के अंदर है, रिएक्शन टाइम को मैं TR लिख देता हूं, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चे इसको मैं बोल देता हूं ये मेरा लैग डिस्टेंस हो गया, राइट। अब ये मेरा यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे लैग डिस्टेंस लिखना चाहता हूँ देन आई कैन राइट इट द स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड के अंदर है, और ये जो रिएक्शन टाइम है ये सेकंड्स के अंदर है, ये ध्यान रखना आपने। आप नीचे मार्क करें वेयर स्पीड ऑफ व्हीकल इज इन मीटर पर सेकंड एंड रिएक्शन टाइम इज इन सेकंड, और एज पर IRC रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड, फाइन। इसके बाद आप फ्रेम करें यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, आप जरूर यहाँ पे मार्क करें यूनिट कन्वर्जन को भी, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज इन kmph, अगर जो गाड़ी की स्पीड है वो kmph में गिवन होगी तो कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे फिर? इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज इन kmph, तो बच्चे आप यहाँ पे ना इसका चेंजिंग कर लो कि 1 kmph किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 5/18 निकल के आएगा, और 5/18 कितना होता है? 0.278 होता है, ये कन्वर्जिंग फैक्टर हो जाएगा। तो लैग डिस्टेंस क्या बन जाएगा? लैग डिस्टेंस बन जाएगा बच्चे यहाँ पे आपका 0.278 कैपिटल V इंटू रिएक्शन टाइम, राइट। और अब मार्क कर दो कि यहाँ पे जो कैपिटल V है दिस स्पीड ऑफ व्हीकल इन kmph, और ये जो रिएक्शन टाइम है आपका सेकंड्स के अंदर ही है, ठीक है। आपने लैग डिस्टेंस निकाल दिया। इसके बाद फिर आप कैलकुलेट करो यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस। अच्छा ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? अब देखो जैसे ये गाड़ी है, जैसे व्हीकल, ठीक है, अब आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे आपने ब्रेक अप्लाई करी, ब्रेक अप्लाइड, तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी मान लो यहाँ पे रुक रह गई, यहाँ पे गाड़ी रेस्ट में आ गया, तो ब्रेक लगाने के बाद बच्चे गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हम क्या बोलते हैं? स्किडिंग भी बोलते हैं, तो ये मेरा लेंथ ऑफ स्किड मार्क भी काउंट होता है। ये जो है दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ स्किड मार्क, आर यू गेटिंग? इसे क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ स्किड मार्क के नाम से भी जानते हैं, और यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी है, LB, समझ रहे हो? तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, और यहाँ पे गाड़ी, भाई गाड़ी की यहाँ पे कुछ स्पीड थी पहले मीटर पर सेकंड के अंदर, और फाइनली यहाँ पे तो गाड़ी रेस्ट में आ गया, तो स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया क्या उसका? आर यू गेटिंग? अब तुम यहाँ पे एक इक्वेशन लगा लो, इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन, ठीक है। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, फाइनली गाड़ी रेस्ट में गई 0, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसको स्मॉल v बोला है, 2 एज इट इज। अब ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे रिटार्डेशन होता है, तो यहाँ पे -a लिख दो और शो कर देना कि ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है, दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन क्या होता है? f इंटू जी या म्यू इंटू जी, ठीक है, घर फ्रेंड लिख लो। g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और f यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका s की जगह आप LB लिख लो, ब्रेकिंग डिस्टेंस, बस यहाँ से आप ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लो, LB कितना निकल के आ रहा है। तो LB जो आपको मिलेगा बच्चे, यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ इस तरफ, LB जो आपको यहाँ पे मिलेगा, यू विल गेट ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू, ये देखो इधर भी आपका नेगेटिव आएगा ना, आर यू गेटिंग? ये माइनस एज इट इज है, और यहाँ पे 0, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये v स्क्वायर है, ठीक है। तो LB आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी,
राइट, या GF लिख लो, जो भी आप लिखना चाहते हो, v²/2 म्यू इंटू जी। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है और जी आपको पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, और ये गाड़ी की स्पीड है मीटर पर सेकंड में। ये जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है। आर यू गेटिंग? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, जिसकी जो रेंज होती है ना वो 0.35 से लेके 0.4 तक होती है। एग्जैक्ट जो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो गाड़ी की स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। दैट इज अ स्पीड डिपेंडेंट या वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन का वैल्यू। समझ रहे बात को? अगेन अगर यूनिट कन्वर्जन करना होगा बच्चे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल v²/254 म्यू लिख लो या एफ लिख लो, जो भी आप लिखना चाहते हो, और ये लेवल रोड के लिए आ रहा है, राइट। 5 नंबर में आप इतना ही करोगे, राइट, सफिशिएंट है। तो जो आपका यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल के आएगा बच्चे, वो दो चीज़ों का सम हो गया, 0.278 कैपिटल V इंटू रिएक्शन टाइम, तो लैग डिस्टेंस हो गया, प्लस कैपिटल v²/254 म्यू लिख लो या एफ लिख लो, ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया, दोनों का सम। अगर आप लिखना चाहते हो स्लोप वाला इफेक्ट भी, तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, इस फ्रिक्शन के साथ +-s% तो ग्रेडियंट को शो करता है बेसिकली, और ग्रेडियंट होता है कितना राइज या फॉल हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। फाइन, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना डाटा लिखना है बेसिकली। अगर 10 नंबर का होता है तो उसको हम और एक्सप्लेन करते हैं, स्लोप वाला केस में हम ऐड करते हैं, डेरिवेशन करते हैं उसकी, राइट। तो मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे जो आपके क्वेश्चंस होंगे कैसे उनको राइट करना है, राइटिंग स्किल मैटर करेगी, आपकी हैंड राइटिंग मैटर करेगी, किस तरह से आप डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को बता रहे हो वो मैटर करेगा, और पैराग्राफ में ना लिखे आप पॉइंट में कैसे फ्रेम कर रहे हो ये मैटर करेगा। फाइन, तो जो बच्चे योरपीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, खासकर हिमाचल और हरियाणा के, क्योंकि बच्चे अभी क्या है, अभी दोनों ही स्टेट में आपका सब्जेक्टिव पेपर भी है, ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खाली ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन मॉड्यूल आल्सो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक बने रहिए योरपीडिया और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।